प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के लेखा शास्त्र विषय के सामान्य साझेदारी अध्याय में साझेदारी का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। इसके पहले साझेदारी संगठन का उद्गम कैसे हुआ, या कहें साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी, यह हम समझेंगे। प्यारे बच्चों, पिछले क्लास में आपने एकल व्यवसाय की कमियों, कठिनाइयों, दोषों व असफलताओं के कारणों के बारे में अध्ययन किया होगा। वास्तव में इन्हीं कारणों से साझेदारी संगठन का उदय हुआ, जन्म हुआ। एक व्यवसाय के विभिन्न दोष जैसे पूंजी की कमी, व्यावसायिक योग्यता की कमी, अत्यधिक जोखिम, प्रबंध व नियंत्रण का अभाव आदि एकाकी व्यापारी को ऐसे लोग जिसके पास पूंजी हो, व्यापारिक योग्यता से संपन्न हो, प्रबंध व नियंत्रण की क्षमता हो आदि का सहयोग प्राप्त करने के लिए विवश किया, मजबूर किया, जो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल सके और इन कमियों को दूर किया जा सके। तो आपने यहाँ पर समझ लिया ही होगा कि एकाकी व्यापार की कमियां ही साझेदारी संगठन का उदय या जन्म का कारण है। अब अगर हम समझे तो दूसरे रूप से कह सकते हैं, अधिक पूंजी, श्रेष्ठ प्रशासन, प्रबंध व नियंत्रण, व्यापारिक प्रतिस्पर्धा, जोखिम के विभाजन व विशिष्टीकरण एवं वृहद व्यवसाय की आवश्यकता आदि ने एकाकी व्यवसाय के स्थान पर साझेदारी संगठन को जन्म दिया। साझेदारी व्यवसाय में योग्यता, विभिन्न योग्यता वाले व्यक्ति आपसी सहयोग से पूंजी एवं श्रम व योग्यता एकत्रित कर व्यापार का संचालन करते हैं, है ना। तो आपने समझा कि एक अकेला व्यक्ति की एक सीमाएं होती है और वहीं पर अगर और भी व्यक्ति सहयोगी बन जाता है तो वही कार्य जो है सरलतम रूप से बहुत ही अच्छे तरीका से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकाकी व्यापार के दोष ही साझेदारी संगठन का उद्गम का कारण है। अब हम समझते हैं साझेदारी क्या है। साझेदारी का अर्थ, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार को चलाने, उसके लाभ को आपस में बांटने और अपनी सेवा या पूंजी लगाने के लिए सहमत हो तो ऐसी संस्था को साझेदारी कहा जाता है ना। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक का नाम राम, दूसरा का नाम श्याम है। राम के पास पर्याप्त पूंजी है और श्याम के पास व्यवसाय करने की अच्छी योग्यता है। दोनों व्यक्ति मिलकर के अगर एक ऐसे व्यवसाय का शुरुआत करता है और उस व्यवसाय से होने वाले लाभ को आपस में बांटने के लिए सहमत होता है, तो इस प्रकार की जो संस्था होगी या व्यवसाय होगा उसे ही साझेदारी कहा जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम समझेंगे साझेदारी की परिभाषा। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच एक संबंध है ना, उन व्यक्तियों के बीच अर्थात, है ना, जो साझेदारी संस्था में अपना सहयोग दे रहे हैं।
है ना, ऐसे व्यक्ति के बीच एक संबंध है जो एक ऐसे व्यवसाय के लाभ को बांटने के लिए सहमत हैं जिसका संचालन उन सबके द्वारा या उसमें से किसी एक के द्वारा किया जाता है। साझेदारी में तो बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, तो वो सभी व्यक्ति जो है व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं या फिर उस सभी व्यक्तियों में से, है ना, किसी एक दो के द्वारा भी व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है। ये बातें इस परिभाषा में समझाई गई है। जहां तक आपको साझेदारी का अर्थ और परिभाषा समझ में आ गया होगा, अब इससे रिलेटेड कुछ बातें और है, उसको हम समझते हैं। जब एक व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से साझेदारी में सम्मिलित होता है तो उसे साझेदार कहते हैं। मतलब साझेदारी व्यक्तियों का समूह हो गया, तो उस समूह के जो सदस्य होते हैं वो सदस्य ही साझेदार कहलाते हैं। और एक साथ मिल करके वो फर्म कहलाते हैं, व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है, जिस नाम के अंतर्गत व्यवसाय संचालित होता है उसे फर्म का नाम कहते हैं, और जिस नाम से जो है व्यवसाय को चलाया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। ठीक है भाई, व्यक्तियों का ग्रुप है, सभी का नाम तो नहीं रखा जा सकता है, तो सभी जो है एक नाम डिसाइड करते हैं उस व्यवसाय का, और उसी नाम को ही फर्म का नाम कहा जाता है। तो ये थी साझेदारी से रिलेटेड कुछ और भी बातें। अब हम इसके आगे समझेंगे साझेदारी की विशेषताएं व प्रकृतियां। साझेदारी की पहली विशेषता है दो या दो से अधिक व्यक्ति। साझेदारी दो या दो से अधिक व्यक्तियों का संगठन है, अतः कम से कम दो व्यक्ति होना आवश्यक है। साझेदारी कहलाने के लिए कम से कम दो व्यक्ति होना ही चाहिए, तभी हम उसको साझेदारी कहेंगे। एक अकेला व्यक्ति को साझेदारी नहीं, वो तो एकल व्यवसाय हो गया। कम से कम दो व्यक्ति चाहिए साझेदारी कहलाने के लिए। साझेदारी अधिनियम 2014 के अनुसार अधिक से अधिक 50 व्यक्ति हो सकते हैं, और उस साझेदारी संगठन में अधिक से अधिक 50 व्यक्ति भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये तो काफी सरल ही था। अब हम इसकी दूसरी विशेषता को समझते हैं, अनुबंध या समझौता। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी का संबंध अनुबंध द्वारा उत्पन्न होता है। साझेदारी का जो जन्म है वो अनुबंध से ही होता है, समझौता से ही होता है। और ये जो समझौता है वो लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। समझौता होने से साझेदारों के बीच अगर कभी कुछ बातों पर मनमुटाव, वाद विवाद की स्थिति आ जाती है तो उस समस्या को सुलझाने के लिए काफी सहायक होते हैं। तो इस प्रकार साझेदारों के बीच अनुबंध या समझौता होता है। अगली विशेषता है वैधानिक व्यवसाय। साझेदारों द्वारा किया जाने वाला व्यवसाय पूर्णतः वैधानिक होना चाहिए, अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सत्ताओं के द्वारा निर्धारित नियमों के तहत ही व्यवसाय किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया वैधानिक व्यवसाय, है ना, वैधानिक होना चाहिए। अगला है लाभ कमाना और विभाजन। लाभ कमाना और लाभ का विभाजन कहेंगे। साझेदारों की स्थापना किसी व्यापार को चलाकर लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से ही की जाती है ना। लाभ के उद्देश्य से ही साझेदारी संस्था की स्थापना की गई है। अतः व्यापार से होने वाले जो लाभ है उसे आपस में बांटा जाता है, और यदि
हानि हो तो भी उसका उत्तरदायी सभी साझेदार होंगे। सिंपल सी पॉइंट है। सभी ने मिल करके लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यवसाय प्रारंभ किया है, तो लाभ को सभी बांटेंगे, और कहीं हानि भी हो गई तो उसका उत्तरदायी भी सभी होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम समझते हैं संचालन कौन करेगा। संचालन अर्थात व्यवसाय का देखरेख। तो साझेदारी व्यवसाय का प्रबंध संचालन सबके द्वारा अथवा उनकी सहमति से किसी एक के द्वारा किया जाता है। जितने भी साझेदार हैं वे सभी साझेदार साझेदारी फर्म का संचालन का कार्य देख सकते हैं। अगर कुछ साझेदार कहते हैं कि हमारे पास इतना समय नहीं है ना, हम धन लगा सकते हैं और कुछ सहयोग दे सकते हैं लेकिन समय नहीं दे सकते, तो ऐसी कंडीशन में उसी में से किसी साझेदारों को यह कार्य करने की अनुमति प्रदान किया जाता है, सहमति प्रदान किया जाता है, और उसी के द्वारा वो व्यवसाय चलाया जाता है। ठीक है, तो व्यवसाय का संचालन सभी कर सकते हैं या सभी की ओर से किसी को नियुक्त किया जा सकता है। अगला है एजेंसी संबंध। जितने भी साझेदार हैं तो साझेदारों के मध्य पारस्परिक एजेंसी का संबंध होता है। एजेंसी का संबंध अर्थात साझेदारों के द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा उस कार्य से, उसके समस्त कार्यों से एक तो फर्म भी प्रभावित होगा और साथ ही प्रत्येक साझेदार भी उससे प्रभावित होंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे एजेंसी संबंधी कार्य। कोई भी साझेदार हो, चाहे अच्छा कार्य करता है तो अच्छाई का भी सबको फायदा मिलेगा, किसी से कुछ गलतियां हो जाती है तो उस गलतियों को भी सभी साझेदार मिलकर के पूर्ण करेंगे, उन सभी साझेदारों का उत्तरदायी बनता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक साझेदार अपने कार्यों से, है ना, फर्म के लिए उत्तरदायी होता है, साझेदारों के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है बच्चों, अगला है हित हस्तांतरण। हित अर्थात अंश, अपना हिस्सा। कोई भी साझेदार अपने हित का हस्तांतरण सभी साझेदारों की अनुमति के बिना किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता। किसी अन्य व्यक्ति अर्थात साझेदारी से बाहर के किसी अन्य व्यक्ति, कोई भी साझेदार जो है अपने जो हिस्सा है उसको अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता है जब तक कि वो साझेदारी के और जो साझेदार हैं उनसे अनुमति ना ले ले। ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी काफी सरल था। आगे हम समझेंगे साझेदार तथा फर्म एक दूसरे से पृथक नहीं है। जैसे अभी हमने आपको कुछ शब्द बताया, साझेदार क्या है ना, फर्म क्या है ना। तो साझेदार फर्म के सदस्य हैं और फर्म क्या है, एक व्यवसाय है। तो यहां पर साझेदारी है ना, यहां पर साझेदार फर्म से पृथक अस्तित्व नहीं होता है। कानून की दृष्टि से दोनों को एक दूसरे से पृथक ना होकर के एक ही माना जाता है। ठीक है, साझेदार और फर्म दोनों अलग अलग नहीं हैं, लेकिन दोनों एक है ऐसा माना जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद है असीमित दायित्व। साझेदारों का दायित्व एकाकी व्यवसायी की तरह असीमित होता है। यदि साझेदारी के ऋणों को चुकाने के लिए साझेदारी फर्म की संपत्तियां अपर्याप्त हो तो साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग फर्म के ऋणों का चुकारा करने हेतु किया जा सकता है। इसका मतलब यह है, अगर हम फर्म को किसी कारणवश बंद करना चाहते हैं और फर्म जो है ऋण लिया हुआ है और उस ऋण को चुकाने के लिए फर्म की जो संपत्तियां हैं वो पर्याप्त नहीं है, ऐसी दशा में साझेदार की जो निजी संपत्ति है
उस संपत्तियों से भी साझेदारी फर्म के ऋण को चुकाने हेतु कहा जा सकता है। तो इस प्रकार हम कहेंगे कि साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है। तो अभी आपने समझा साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की परिभाषा और साझेदारी की विशेषताएं। तो आप सभी को समझता हूं समझ में आया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप हमें है ना फोन करके बता सकते हैं, ताकि हम आपको और भी अच्छे तरीके से इसको समझा सकें। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी अगले क्लास में हम अध्ययन करेंगे।